तो स्टार्टिंग अप हमने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कवर किया था दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेसिकली फॉर्म ऑफ इंडक्शन। और इंडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक इमेजिनरी फोर्स या फील्ड किसी एक जगह पर जनरेट होना और फिर उसका वहां पर प्रेजेंट रहना। So electromagnetic induction is basically a sort of induction which is an imaginary force or field in a particular area. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारे पेपर में शेयर रहता है अराउंड 4 मार्क्स फॉर पेपर 1, और पेपर 2 में ये जाता है अराउंड 5 to 6 मार्क्स। कुछ केसेस में ये ज्यादा भी हो सकता है, सो इट कुड गो एट अ मैक्स ऑफ अराउंड 7 to 8 मार्क्स इफ इन केस अगर वो पेपर 2 में हमें 2 क्वेश्चन देते हैं या एक मेजर क्वेश्चन दे देते हैं। नाउ स्टार्टिंग अप हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फैराडे एक्सपेरिमेंट, जो हमें ये बताता है दैट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड and the magnetic field and the force are in interrelation, like they are interrelated to one another। और जहां पर भी हमारे पास इनमें से 2 क्वांटिटीज होंगी, तीसरी क्वांटिटी खुद ब खुद वहां पर आना शुरू हो जाएगी। लाइक इफ आई एम हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेस, तो हम फोर्स को पैदा कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट फोर्स ओवर देयर। बट इन केस इफ यू आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, तो हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला रूल होता है राइट हैंड ग्रिप रूल, जो कि हमें ये बताता है दैट द कर्ल ऑफ आवर फिंगर्स इज द करंट एंड द थंब वुड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास एक सोलेनोइड कॉइल है यहाँ पर, एज यू कैन सी ओवर हियर द करंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो हमारा नॉर्थ कहाँ पर आ गया है? लेफ्ट साइड पे आ गया है। नाउ द सेम गोज विद द ऑपोजिट केस। यहाँ पर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें डिफाइंड है डाउनवर्ड्स। तो हमारा कर्ल ऑफ फिंगर क्या बता रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है, सिंस द फिंगर्स आर गोइंग लाइक दिस, so it is a clockwise direction. The opposite case is with the magnetic field coming out of the page। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आ रही है तो आपको नजर आ रहा होगा कि करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, which means the current is going anti-clockwise। Then afterwards we are having the Fleming's rule। अब फ्लेमिंग भाई के 2 रूल्स से हमारे पास, द फर्स्ट वन वाज लेफ्ट हैंड रूल, द राइट वन वाज द राइट हैंड रूल। तो हमारे पास फर्स्ट रूल है लेफ्ट हैंड रूल, सेकंड है राइट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल हम बेसिकली जो यूज करते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती हैं। वी पुट द फिंगर्स लाइक दिस, इफ यू सी वी पुट द फिंगर्स लाइक दिस। द थंब इज एक्चुअली द करंट, sorry, the thumb is your magnetic field, the index finger is your current or your magnetic field, and the middle finger would be your करंट। इसको याद करने का तरीका है MFC, मोशन फील्ड करंट। जैसे आप KFC को याद रखते हैं, वैसे ही MFC को भी याद रख सकते हैं। इट्स M फॉर मोशन, F फॉर फील्ड एंड C फॉर करंट, MFC। तो आपके पास थंब हो गया है मोशन और योर फोर्स, इंडेक्स फिंगर इज योर फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थंब वुड बी योर इलेक्ट्रिकल करंट। अब इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहें, तो आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, where you could see that the current is going upwards and the magnetic field is going towards the right side। तो आपको नजर आएगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड और करंट कुछ ऐसे प्लेस्ड है that the current is going towards the paper or towards the top and the magnetic field is going towards the right side। तो आपको फोर्स कहां पर नजर आ रहा है? नीचे की तरफ। द करंट is going towards the top of the page, the magnetic field is towards the right side, like the direction is towards the right side, and the force is going downwards। तो आप ये देख सकते हो कि आप जब भी कभी इन 2 क्वांटिटीज को कनेक्ट करेंगे तो तीसरी क्वांटिटी खुद ब खुद बन जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक ऑपोजिट केस है यहाँ पर, जिसके लिए मुझे ये बताया गया है दैट करंट इज गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। करंट कहाँ जा रहा है? बॉटम ऑफ द पेज की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल टू द राइट एंड द फोर्स इज गोइंग
अपवर्ड्स। अब आप देखोगे कि आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, विच मीन्स दैट योर फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इज गोइंग टू पुश द वायर अपवर्ड्स। अब वायर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नाउ द कंडीशन ओवर हियर इज कि अगर कभी हम एक ऐसे केस में है जहां पर मुझे ये पता करना है कि भाई लेफ्ट हैंड कहाँ लगेगा और राइट हैंड कहाँ पर एम्प्लॉय होगा, तो ये कंडीशन आप लोगों को बता दी गई है दैट प्रोड्यूसर एंड ट्रांसमीटर फॉलो लेफ्ट हैंड व्हाइल कंज्यूमर्स फॉलो राइट हैंड। अब आगे चलते हैं एसी जनरेटर की तरफ। तो एसी जनरेटर का केस ये होता है कि एक ऐसा जनरेटर जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। लाइक ओवर हियर वी हैव the AC generator with a few of its components। अब इन components में हमारे पास चार होते हैं core components जिनको आपने लाजमी यूज करना है, जबकि फिफ्थ component कंडीशनल होता है और ये आपकी मर्जी पर है। आप अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, अगर यूज करना नहीं चाहते तो आप उस कंपोनेंट को लीव आउट भी कर सकते हैं। सो दैट्स कंप्लीटली ऑन योर चॉइस एंड योर विलिंगनेस टू यूज इट। तो आपके पास सबसे पहला होता है कॉपर या कंडक्टर कॉइल, फिर आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर विच इज कंडीशनल, देन यू हैव स्लिप रिंग्स, देन कार्बन ब्रश एंड फाइनली अ परमानेंट मैग्नेट। अब इसकी पिक्चर जो है वो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। I'll just need a minute of yours to draw the image of the AC generator. Okay, can you people see the screen? ओके तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है एक इमेज फॉर एन एसी जनरेटर, और आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि मेरा एसी जनरेटर यहाँ पर मौजूद है। साथ में मुझे जो कंपोनेंट्स गिवन थे वो सब कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर अभी वन बाय वन नजर आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कॉपर और अ कंडक्टर कॉइल जो कि राइट एट द सेंटर मौजूद है। ओवर हियर इफ यू सी वी हैव आवर कॉपर कॉइल और आवर कंडक्टर कॉइल। द नेक्स्ट थिंग इज कि इस कॉइल में सेंटर पे आप एक ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, जिसके लिए आपका कॉज ये है दैट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑल ऑफ आवर करंट इनटू द सर्किट। हम पूरे कॉइल में से जितना भी करंट है उसको उठाकर बाहर की तरफ सर्किट में लाना चाह रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस इज कि जितना भी करंट आप लेकर आएंगे वो सब स्लिप रिंग्स और आपके कार्बन ब्रशेस से होता हुआ मूव आउट कर जाएगा इनटू दिस अप्लायंस right over here। So that is why we have kept the coil open up from the bottom center। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो ये है that we have a magnetic field being produced by permanent magnet। तो आपको लेफ्ट पर नॉर्थ और राइट पर साउथ नजर आ रहा है। द गुड थिंग इज कि हमारी जो पोजीशन है नॉर्थ और साउथ की वो फिक्स नहीं है। सो इट्स कम्प्लीटली और चॉइस। आप अगर नॉर्थ को राइट पर रखना चाहें तो आप उसको राइट पर भी रख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास कंपोनेंट्स में आ जाता है स्लिप रिंग राइट ओवर हियर, और स्लिप रिंग के साथ ही आपको नजर आ रहा होगा कार्बन ब्रश। सो वी हैव द कार्बन ब्रश एंड द स्लिप रिंग राइट ओवर हियर। ये जो कार्बन ब्रशेस आपको नजर आ रहे हैं राइट और लेफ्ट पर, उनका रीजन क्या है ऑफ यूजेज? उनका रीजन ये है that your carbon brushes are actually avoiding any sort of spark। स्पार्क को कैसे अवॉइड कर रहे हैं और स्पार्क होगा क्यों ये जरा समझ लें। लाइक योर कॉइल इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, क्योंकि आप कॉइल को बहुत तेजी से रोटेट करते हो तो कॉइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड इफ वी आर लाइक ट्रांसमिटिंग द हीट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल सर्किट, तो वायर्स एक दूसरे के साथ हीट की वजह से स्पार्क करना शुरू कर देंगे एंड दे वुड इग्नाइट फायर एट अ वेरी क्विक रेट। बहुत जल्दी से वो फायर को इग्नाइट कर देंगे। सो टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ स्पार्क एंड दैट सॉर्ट ऑफ फायर इग्निशन वी यूज कार्बन ब्रशेस। तो हमने कार्बन ब्रशेस यूज किए हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कनेक्टिंग द वायर्स टुगेदर, और इसीलिए हमारा कार्बन ब्रश फायर को स्किप करवा देता है या उसके चांसेस को बिल्कुल नलीफाई कर देता है। Now moving forward,
द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास यहाँ पर लगे हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या कर रहे हैं? इफ यू सी, हमारी जो कॉइल है वो क्योंकि वायर्स की बनी है एंड इट इज रोटेटिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, तो जैसे ही आपकी कॉइल रोटेट करती है तो उसके इंटेंगल होने का चांस बढ़ जाता है। लाइक इफ यू पिक अप टू वायर्स, यू जॉइन देम टुगेदर एंड यू स्टार्ट टू रोटेट इट, तो आपको नजर आएगा कि वो वायर्स एक दूसरे के साथ लिपटना शुरू हो गए, इंटेंगल होना शुरू हो गए, एंड दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द वायर्स टू कीप ऑन रोटेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमने इस एंटेंगलमेंट को बचाने के लिए स्लिप रिंग्स यूज करने। अब स्लिप रिंग्स का एक पर्पस और है दैट दे आर गोइंग टू कनेक्ट द इंटरनल कॉइल। इस कॉइल को वो कनेक्ट करेंगे बाहर के सर्किट के साथ बाय द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग दोनों मिलकर इस कॉइल को फ्रॉम द सेंटर कनेक्ट करवाएंगे एक्सटर्नल सर्किट के साथ। And then finally, we have our soft iron core right over here in the center. तो आपको सेंटर में सॉफ्ट आयरन का कोर नजर आ रहा होगा। इस सॉफ्ट आयरन के कोर को यूज करने का मकसद क्या है वो मैं जरा आपको समझा देता हूँ। द कोर थिंग ओवर हियर इज कि आप एसी जनरेटर से करंट बना कैसे रहे हैं। द थिंग इज कि आपने जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स मूव करवाई हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, जैसे ही आप कॉइल मूव करेंगे उन मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स स्ट्रेट जा रही थी दे आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड्स अभी स्ट्रेट जा रही थी दे आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड बाय दिस कॉइल। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड्स आप ब्लॉक कर पाएंगे उतना ही आपका करंट सप्लाई या करंट आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। नाउ यू नीड टू थिंक ऑफ वन थिंग कि भाई अगर मेरे पास कॉइल मौजूद है और उस कॉइल को मैंने सेंटर में से हॉलो छोड़ दिया, लाइक इफ आई हैव अ कॉइल लाइक दिस, if I have a coil like this, the wires could let the magnetic field go through them as well. Magnetic field अभी भी center से pass through हो सकती है, but in case if I am using a soft iron block in the center, तो जितना एम्प्टी स्पेस कॉइल के सेंटर में था वो सब अब कवर हो चुका है एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू मूव थ्रू। अब कॉइल के बीच में से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू नहीं हो सकती एंड दैट वुड सर्टेनली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्रोकन। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ब्रेक कर पाएंगे एंड दैट वुड अल्टीमेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। एक और चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी एंड दैट इज द लीवर। ये वो लीवर है जो कि आपकी फील्ड को या आपकी कॉइल को बेसिकली रोटेट करवाता है। नाउ दिस लीवर और दिस एक्चुअल लाइक कनेक्टर ऑफ रोटेशन इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द टरबाइन। ये टरबाइन के साथ कनेक्टेड होता है एंड द वाटर इज बेसिकली लेड टू गश ओवर इट। वाटर को हम इसके ऊपर मूव करवाते हैं और जब वाटर इस पे मूव करता है तो ये तेजी से स्पिन करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है एंड सिंस इट इज कनेक्टेड टू द कॉइल, तो अब कॉइल भी रोटेट होना शुरू हो जाएगी एंड विद दैट रोटेशन वी वुड इंक्रीज द कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होना शुरू हो जाती हैं। नाउ विल जस्ट राइट इट डाउन टुगेदर और आप लोगों को जो चीजें मैंने समझाई हैं वो अब हम लिख लेते हैं टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। सो एक्चुअली द एसी जनरेटर produces current by cutting of field lines with the coil. Now the important thing here is that number of field lines cut is directly proportional to the thickness of coil and
the rotations of coil. Now this is something very important. ये आप लोगों ने समझना है कि हमारी जो कॉइल है उसकी थिकनेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के कट होने का क्या ताल्लुक है. If I say that I have a very small coil, a very like thin coil, तो उससे ज्यादा फील्ड लाइंस कट होंगी या कम फील्ड लाइंस कट होंगी? आप में से कोई बता सकता है मुझे? With a thin coil, with a very bleak coil, will I cut more field lines or less field lines? A thin coil would be able to stop very few field lines or very large number of field lines. What do you think? जितनी फील्ड लाइंस आप ज्यादा काटना चाह रहे हैं उतनी ही आप कॉइल की थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे. इफ यू हैव अ वेरी थिक कॉइल तो जितनी भी फील्ड लाइंस उस एरिया से पास होंगी वो सब प्रॉपर्ली कट हो जाएंगी एंड दैट वुड अल्टीमेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारी सेकंड कंडीशन ये है कि रोटेशन स्पीड ज्यादा होनी चाहिए आपकी कॉइल की. तो अगर आप कॉइल को तेजी से स्पिन कर रहे हैं तो आपकी फील्ड लाइन ज्यादा कट होंगी. इसकी लॉजिकल रीजनिंग ये है दैट इफ यू आर लाइक कटिंग 5 मैग्नेटिक फील्ड्स इन 1 सेकेंड और आपने 5 रोटेशंस क्रिएट की थी फॉर दैट. नाउ इफ यू आर इंक्रीजिंग द टर्न्स, इफ यू आर इंक्रीजिंग योर रोटेशंस, तो आपने 30 रोटेशंस अगर 1 सेकेंड में परफॉर्म कर दी तो आपकी फील्ड लाइंस भी कितनी कट होंगी? 30 फील्ड लाइंस कट होंगी and that would ultimately increase the amount of current. So that is how number of field lines are directly related to thickness and rotational speed. Now moving forward, the next thing is that AC generator has a strong permanent magnet to create field lines while we also have a coil of conductor rotating at the center. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉइल ओवर हियर? व्हाई आर वी यूजिंग द कॉइल? हम कॉइल को क्यों यूज कर रहे हैं? यस, एनी वन ऑफ यू? जी, आप में से कोई बता सकता है मुझे? व्हाई आर वी यूजिंग अ कॉइल ओवर हियर? एनी वन ऑफ यू? We are actually using the coil to cut the field lines. And one other important factor is कि आप जितनी भी फील्ड लाइंस कट कर रहे हैं उस फील्ड लाइन की कटिंग की वजह से आपने एक सर्टेन करंट डेवलप करना है इन द कॉइल. तो कॉइल के अंदर एक सर्टेन करंट डेवलप हो जाएगा एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द करंट फॉर योर सर्किट कंपोनेंट. So that current could also be transmitted by this conductive coil. तो कॉइल क्योंकि कंडक्टिव है तो ये करंट को भी ट्रेवल करवा सकती है. जो भी करंट इसमें प्रोड्यूस होगा वो सारा करंट ट्रांसमिट कर देगी टुवर्ड्स द सर्किट. So it also transmits the current into the circuit. तो ये दो यूज केसेस हैं हमारे पास इस कंडक्टिव कॉइल के. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द स्लिप रिंग्स.
So what do you think? Why are we using the slip rings? Yes, any one of you? स्लिप रिंग्स क्यों यूज कर रहे हैं हम? Yes, I need responses, all of you. Why are we using slip rings in the AC generator? Exactly, we are using the slip rings to connect the external circuit with coil and also avoid entanglement and also avoid entanglement. तो असल जो रीजन है हमारे स्लिप रिंग यूज करने का वो कनेक्टिविटी नहीं है बल्कि इंटेंगलमेंट को अवॉइड करना है, क्योंकि कनेक्शन के लिए तो आप वायर्स भी यूज कर सकते थे। लाइक कॉइल से आपने एक्सटर्नल सर्किट की तरफ अगर वायर कनेक्ट कर दिया, दैट वुड डू द जॉब एज वेल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं वायर्स को यूज करता हूं तो वायर्स रोटेशन में इंटेंगल हो सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ लाइक लैप ओवर कर जाएंगे एंड दे वुड ब्रेक ऑफ। तो हमें उस इंटेंगलमेंट को बचाने के लिए स्लिप रिंग्स यूज करने थे। सो देयर आर टू रीजंस। द फर्स्ट वन इज entanglement and that is the important one. The secondary one is actually your connectivity of the coil with the external circuit. तो ये हमारा यूज केस बनता है। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट and that is your carbon brush. So why are we using carbon brushes? Any idea? Yes, what is the purpose of using carbon brushes? Anyone? Yes, Ramsha, I'm not hearing anything from you. Carbon brushes are used to avoid sparks. Carbon brushes क्यों use हो रहे हैं? To avoid sparks or fire ignition. So we are avoiding the fire to ignite by using carbon brush. Reason क्या है? That your wires, if connected together at a higher temperature, would start to sparkle. वो spark produce करना शुरू कर देंगे and that would ultimately increase the chances of fire getting in. तो fire ignite हो सकती है and that could be catastrophic at a very high temperature, क्योंकि temperature वैसे ही ज्यादा है और आपने अगर fire ignite कर दी तो आपका जो जनरेटर है वो तो बर्स्ट होगा ही, साथ में नियर बाय जितनी भी चीजें होंगी उनको भी अपने साथ बर्स्ट ऑफ करवा देगा। सो बेसिकली वी अवॉइड दैट बाय द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रश। नाउ मूविंग फॉरवर्ड we have the next component which is actually the last component and that is soft iron core. So why are we using soft iron core? Anyone? Yes, any one of you having any idea why are we using soft iron core in the center of coil? क्यों यूज कर रहे हैं भाई कॉइल के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर को? यस, एनी वन ऑफ यू? Exactly, to avoid the field lines going straight and to actually cut more field lines going from the center.
Now I'll show you a picture, like a pictorial representation for this. आपके पास एक नॉर्थ और साउथ यहाँ पर मौजूद है. You have the magnets over here. Now the field lines were going like this. From north to south आपकी field lines जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने एक कॉइल को पुट इन करना है तो आपकी फील्ड लाइंस ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी. सो योर फील्ड लाइंस आर गोइंग टू ब्रेक. लेकिन कुछ फील्ड लाइंस सेंटर से फिर भी पास कर रही होंगी एंड दे वुड नॉट बी ब्रोकन. सो योर कॉइल वाज रोटेटिंग एट लाइक रोटेशनल ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. और उस रोटेशन के दौरान जितनी फील्ड लाइंस वो अपनी बाउंड्री से कट कर सकता था वो उसने कट कर देनी थी. लेकिन जो फील्ड लाइंस सेंटर से पास हो रही हैं उनको वो कट नहीं कर पा रहा. तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन का कोर प्लेस करना है एंड दैट सॉफ्ट आयरन कोर would actually increase the chances of cutting these field lines. तो आपकी जो फील्ड लाइंस सेंटर से पहले पास हो रही थी वो अब ब्लॉक होकर कट हो जाएंगी like this, and they would not be allowed to move forward towards the other side. तो वो फील्ड लाइन जो पहले पास कर रही थी वो अब सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से ब्लॉक हो जाएंगी एंड दैट वुड अल्टीमेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आपने सारे फैक्टर्स याद रखने हैं. एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन टू लिस्टिंग डाउन दीज फैक्टर्स टू इंक्रीज द करंट. तो करंट बढ़ाने के लिए हमारे फैक्टर्स जो हैं उनको हम लिस्ट डाउन करने लगे. Factors to increase current. Now the first factor over here is कि आप stronger magnet use कर लें. So you can use a very strong magnet instead of any regular magnet. Very good, Huda. So we can use a stronger magnet. Now, how would the stronger magnet increase our current supply? तो stronger magnet current को इस तरीके से बढ़ाता है that it would actually be giving more field lines, gives more field lines to be cut off. तो हमें बर्न करने के लिए या कट करने के लिए ज्यादा फील्ड लाइंस मिल जाती हैं विद द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. तो जब ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी तो कटने का चांस भी ज्यादा हो जाएगा. वी वुड बी एबल टू ब्रेक मोर एंड मोर फील्ड लाइंस. तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस आप ब्रेक करेंगे या कट करेंगे उतना ही आपका करंट सप्लाई ज्यादा हो जाना है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज योर ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. More turns in coil mean that you are going to have a thicker coil. तो आपकी coil thicker हो जाएगी and that would actually help you to cut more field lines. Now the next one is rotating the coil at a faster rate. आप अगर लाइक जो आपकी कॉइल है उसको तेजी से रोटेट करते हैं, यू रोटेट इट एट अ फास्टर रेट, तो आपने ज्यादा फील्ड लाइंस कट कर लेनी है इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. उसी टाइम लाइक पीरियड में या उसी टाइम फ्रेम में आपने ज्यादा फील्ड लाइंस कट करनी है एंड दैट वुड अल्टीमेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो वी कुड से दैट अ फास्टर rotating coil would actually increase the chances of more field lines broken.
I hope this is perfectly clear to all of you. Now the last factor is your soft iron core. तो हमने सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन ब्लॉक यूज किया है. So this soft iron block is actually increasing the chance of breaking more field lines. क्योंकि अब वो फील्ड लाइन जो सेंटर से पास हो रही थी फ्रॉम अ हॉलो कॉइल, वो अब पास थ्रू नहीं हो सकती एंड दे वुड बी स्टॉप्ड बाय अ सॉफ्ट आयरन ब्लॉक. सो वी आर इंक्रीजिंग द चांस ऑफ ब्रेकिंग द फील्ड लाइंस. नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन कि सर हम सॉफ्ट आयरन को ही यूज क्यों कर रहे हैं, हम स्टील को या कॉपर को यूज क्यों नहीं कर रहे. तो उसका रीजन ये है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअली creating a sort of specific direction. Magnetic field lines एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं and that would increase the chances of steel being magnetized. स्टील जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा and that would create a big problem within the coil. कॉइल में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. while we are not using copper, क्योंकि कॉपर नॉन मैग्नेटिक है और जितनी भी फील्ड लाइंस है वो उसको बाईपास करेंगी फ्रॉम द टॉप. like if we are using copper in the center, तो अगर मैंने कॉपर को यूज कर लिया सेंटर में तो वो फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट आनी थी दे वुड कम स्ट्रेट एंड गो फ्रॉम द टॉप and they would try and avoid copper. Like going through copper would not be their priority. They would in fact avoid going through copper. तो कॉपर के ऊपर से जाना अवॉइड करेंगे और वो राइट लेफ्ट या टॉप बॉटम से मूव करना शुरू कर जाएंगे. सो दैट वुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बाईपासिंग फील्ड्स. बाईपासिंग फील्ड्स की क्वांटिटी को वो बढ़ा देगा एंड अल्टीमेटली रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कटिंग फील्ड लाइंस. सो आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. तो यहाँ पर मैं आपको रीजन भी लिख देता हूँ दैट वी आर नॉट यूजिंग कॉपर और स्टील एज अ सेंटर ब्लॉक. जी, तो आप में से कोई मुझे रिपीट कर सकता है व्हाई आर वी नॉट यूजिंग स्टील. स्टील क्यों यूज नहीं कर रहे हैं हम. एनी वन ऑफ यू हु कुड रिकॉल. We are not using steel because it magnetizes easily. Very good. तो ये आराम से और बहुत लाइक स्पीडीली मैग्नेटाइज हो सकता है. इट कुड बी लाइक वेरी फीजिबली एंड क्विकली मैग्नेटाइज, जो कि एक हैवॉक क्रिएट कर देगा कोर के सेंटर में एंड दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम. तो हम इसीलिए स्टील यूज नहीं करते हैं. नाउ एनी वन ऑफ यू हु कुड टेल मी द रीजन ऑफ नॉट यूजिंग कॉपर. Yes, why are we not using copper? We are not using copper because the field lines will start avoiding the coil. तो हमारी कॉइल अवॉइड होना शुरू हो जाएगी जिससे कि हमारे फील्ड लाइंस को कट करने के चांसेस एकदम प्लंज कर जाएंगे एंड वी वुड नॉट हैव एनी चांस ऑफ ब्रेकिंग द फील्ड लाइंस एनी मोर. तो इसीलिए हम स्टील या कॉपर को यूज नहीं करते हैं. वी आर यूजिंग आयरन, क्योंकि आयरन में ये दोनों ही प्रॉब्लम्स नहीं होते. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द current amount in different positions.
ओके तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज में हर 2-3 साल में आपको नजर आएगा। एग्जामिनर भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद है ये टॉपिक। अब ये समझना है कि भाई हम करंट को कैसे वेरिएट करते हैं विद द पोजीशन ऑफ कॉइल। लाइक इफ द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल तो हमारा करंट क्या होगा, इफ इट इज वर्टिकल तो हमारा करंट क्या होगा, ये हमें समझना है और इसको प्लॉट भी करना है ऑन द ग्राफ पेपर। तो सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये कि कॉइल की मूवमेंट से आप क्योंकि अपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर या अपनी कॉइल की स्पीड बढ़ाकर अल्टीमेटली अचीव क्या करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल रोटेट कर रही है, स्पीडीली रोटेट करे, थिक हो जाए, ये सारे फैक्टर्स क्यों होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर भी हम क्या करते हैं, फील्ड लाइंस को ब्रेक करते हैं। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, फील्ड लाइन को ब्रेक करना। अब फील्ड लाइन जितनी ज्यादा ब्रेक होंगी उतना ही चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट बढ़ जाएगा और अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ जाएगा। नाउ द थिंग हियर इज कि अगर मैं अपनी कॉइल को एक सर्टेन पोजीशन में रखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी जो कट हो रही है वो कुछ डिफरेंट होगी कंपेयर टू अनदर पोजीशन। लाइक लेट्स से इफ वी आर हैविंग सॉर्ट ऑफ वर्टिकल कॉइल। अब मेरे पास एक वर्टिकल कॉइल है, so the magnetic field lines could go through it। magnetic field lines बिल्कुल थ्रू पास कर जाएंगी क्योंकि हमारी कॉइल सेंटर से हॉलो है। so if the field lines are going through the center it would be very easy for them to pass when the coil is in the vertical position। लेकिन अगर हम इस कॉइल को ऐसे रख दें लाइक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन तब ये सेंटर से पास नहीं कर सकती क्योंकि कॉइल अब सेंटर में आ चुकी है and the field lines would be blocked by the side of this coil। तो जब आपकी कॉइल या आपके नंबर जो भी आपके टर्न्स हैं कंडक्टर के वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ब्रेक करते हो। while if your coil is vertically placed like this तब आपकी कॉइल के सेंटर के जो हॉलो पोर्शन है वहां से फील्ड लाइंस पास थ्रू कर जाएंगी and you would not be able to break them properly। so we would like write this कि भाई हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारा करंट हाईएस्ट होगा और वर्टिकल पोजीशन ऑफ कॉइल में हमारा करंट लोएस्ट होगा। so you just need to understand this। फिर इसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी कर लेते हैं। write it down with me then we'll do the graph। so at the horizontal position the maximum field lines would be broken। while at vertical position the least count of field lines will be broken। तो हमारी फील्ड लाइंस का काउंट वेरिएट करता है ऑन द पोजीशन। तो अगर हमारे पास लाइक कुछ इस तरीके से रखी हुई है हमारी कॉइल तो आपकी फील्ड लाइंस यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगी। while if you are putting it in vertical position तो ये सेंटर से हॉलो है तो आपकी फील्ड लाइन सेंटर से पास करते हुए चली जाएंगी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं 360 डिग्रीज। तो हमारी जो कॉइल है वो अभी अगर ऐसे रखी है सो दिस इज 90 डिग्री देन दिस इज गोइंग टू बी 180 देन like 270 एंड फाइनली योर 360 डिग्रीज। तो कुछ इस तरीके से हमारी कॉइल ने रोटेट करना है। सो दिस इज 0, 90, 180
then 270 and finally 360 degrees. तो आपके पास टोटल कितनी पोजीशंस आएंगी? We would actually be having 0 degree, 90 degree, 180, 270 and 360. तो टोटल आपके पास 5 पोजीशंस डेवलप होंगी. नाउ इफ वी आर स्टार्टिंग विद वर्टिकल पोजीशन, तो आपका जो ग्राफ है वो मैक्सिमम करंट से स्टार्ट होगा. Like if I am having the vertical position, तो हमारे करंट को होना है 0, जबकि अगर हम इसको कर दें हॉरिजॉन्टल तो हमारा करंट हो जाएगा मैक्सिमम. If we are at vertical position, current would be 0, and if we are at horizontal position, current would be maximum. तो वर्टिकल पर करंट हो गया है 0, हॉरिजॉन्टल पर मैक्सिमम, और फिर वर्टिकल दोबारा से अचीव होगा right over here. So this is going to be 0 again. So this was 0 degree, 90, 180. Then we have an opposite cycle. अब क्योंकि हमारा जो कॉइल है वो रोटेट कर ऑपोजिट साइड पे जा चुका है, तो हमारा करंट भी ऑपोजिट हो जाएगा एंड इट वुड कम डाउन टू द बॉटम. नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड इट वुड बी 270 डिग्रीज. और फिर उसके बाद हमने दोबारा से वर्टिकल पोजीशन अचीव करनी है एंड दैट वुड बी 0 अगेन एंड दैट वुड बी 360 डिग्री ऑफ रोटेशन. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. फिर हम एक प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करेंगे. इफ यू सी द कॉइल, तो अभी कॉइल हमारी अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम है. नाउ इफ यू आर रोटेटिंग इट, तो आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री पर गया है और फिर उसके बाद इसने जाना है ऑपोजिट साइड पर. नाउ इफ यू सी द कॉइल, तो मेरा कॉइल अब वर्टिकली ऑपोजिट हो चुका है या हॉरिजॉन्टली भी ऑपोजिट हो चुका है. इट वाज प्रीवियसली लाइक दिस, नाउ इट हैज रोटेटेड एंड गॉन टू 180 डिग्रीज, बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है. सो द सेम गोज विद द टर्मिनल्स. आप टर्मिनल्स के साथ भी यही नोटिस करते हैं कि हमारा जो एसी करंट है वो अपने टर्मिनल्स को फ्लिप करता रहता है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही रोटेशन ऑफ कॉइल है. अगर हमारा कॉइल ऐसे रखा हुआ है और पॉजिटिव अभी लेट सपोज राइट साइड पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स याद होंगे आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, तो आपको याद होगा कि हमारा पॉजिटिव एक साइड पर और नेगेटिव एक साइड पर है. और जैसे ही हम अगले इंस्टेंस में देखते थे तो हमारे टर्मिनल्स फ्लिप हो जाते थे ऑल्टरनेटिंग करंट में. उसका रीजन क्या था कि हमारा कॉइल अगले ही इंस्टेंस में रोटेट करके फ्लिप हो चुका है, अपसाइड डाउन हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई द टर्मिनल्स आर फ्लिपिंग एज वेल. तो जब भी कभी आप एसी जनरेटर या एसी करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लिपिंग होती रहती है टर्मिनल्स की. उसका रीजन क्या है? द रीजन इज द फ्लिपिंग ऑफ कॉइल. तो ये आपने याद रखना है. और इसी को अगर हम रिलेट करें एक और कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन, हाफ रेक्टिफिकेशन और फुल रेक्टिफिकेशन आपने कवर किया है इन द टॉपिक ऑफ डायोड. तो वहां पर अगर आपको याद हो तो हमने नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सीखा था बाय द हेल्प ऑफ डायोड्स. तो वही टॉपिक यहाँ पर रिलेट कर रहा है. दैट एज यू कैन सी वी हैव द टॉप साइकिल विच इज द पॉजिटिव साइकिल. फिर उसके बाद हमारे पास एक नेगेटिव साइकिल बन रहा है राइट ओवर हियर एट द वेरी बॉटम. तो यही रोटेशन जो कॉइल का है वो क्रिएट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल. तो आपने ये याद रखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कभी एग्जामिनर आपसे पूछें कि मैक्सिमम करंट कहां पर है, आपने बताना है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. एंड व्हेन दे आस्क यू अबाउट द लोएस्ट करंट, तो आपने बताना है वर्टिकल पोजीशन ऑफ कॉइल में. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. यहाँ पर हमारा एसी जनरेटर हो गया है कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर, और वो एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है. होपफुली इट वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. और नेक्स्ट क्लास में ही हमने फिर ट्रांसफार्मर्स स्टार्ट करने. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर. बिफोर लीविंग आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम यू पीपल if all of you are perfectly clear or not.
Okay, I'll explain this again, Mina. We are actually having a coil. अगर coil horizontal position में है तो field lines pass through नहीं हो सकती. If the coil is in vertical position, तो coil क्योंकि center से hollow है तो आपकी field lines pass through कर जाती हैं. And with the field lines going unbroken, the current would reduce or would ultimately become zero. तो आप अगर वर्टिकल पोजीशन में फील्ड लाइंस पास थ्रू कर रही हैं तो आपका करंट क्या होगा, जीरो होगा. और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है कॉइल और आपकी फील्ड लाइंस पास थ्रू नहीं कर पा रही तो आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. सो दैट इज द लॉजिक विद द पोजीशन ऑफ फील्ड लाइंस. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे को. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.